नमस्कार दर्शकों, मीट द मीडिया के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन एपिसोड्स में हम आपकी मुलाकात कराते हैं देश और प्रदेश साथ ही शहर के वरिष्ठ पत्रकारों से, जिनके बहुत सारे जो अनकहे और अनदेखे पहलू होते हैं उनको आप जान पाते हैं। इन एपिसोड्स में हम उनकी शिक्षा दीक्षा से लेके उनके इस करियर में आने तक और इस करियर में उनके जो अनुभव हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जाने माने पत्रकार कौशल किशोर चतुर्वेदी जी से, जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं और वर्तमान में एलन स्टार समाचार पत्र के कार्यकारी संपादक हैं। पूर्व में आप दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका और लोकमत समाचार जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने ईटीवी सहित विभिन्न चैनलों में अपनी सेवाएं दी हैं। तो कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपकी हम जो इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहेंगे, यहाँ से करना चाहेंगे कि आप कहाँ, आपकी जो जन्म हुआ और कहाँ आपकी शिक्षा हुई और किस तरह से आप इस प्रोफेशन में आए। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का चिपलौठा गांव पड़ता है, वहाँ पे गांव में मेरा जन्म हुआ। और ये जो हमारा गांव है, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ ज़िला और उत्तर प्रदेश का झांसी ज़िला दोनों लगे हुए हैं। तो हमारा जन्म गांव में हुआ और वहीं प्राथमिक शिक्षा भी हुई। उसके बाद हमारे पिता इंजीनियर रहे हैं सिंचाई विभाग में उत्तर प्रदेश में। तो फिर प्राइमरी शिक्षा के बाद फिर हमारा जो आगे की जो शिक्षा दीक्षा है वो पिताजी के साथ रही। उत्तर प्रदेश का एक जालौन ज़िला है, उसमें कोंच में हमने हाई स्कूल किया और फिर झांसी ज़िले से इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। इंटरमीडिएट की शिक्षा के बाद हम मध्य प्रदेश की और देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में हमने आगे का अध्ययन जारी रखा और स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से किया। सागर यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी मैथमेटिक्स में किया और उसके बाद फिर मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। अब चूँकि उस समय एक दौर ऐसा आया मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय 2000 के बाद लगातार प्रशासनिक सेवाओं मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा पर रोक लग गई थी। 4-5 साल का बहुत बड़ा गैप था। तो हालांकि मैं सिविल सर्विसेज का भी मेंस लिख चुका था और राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा का भी मैं इंटरव्यू दे चुका था। तो उद्देश्य प्रशासनिक सेवा में जाने का था। जब मध्य प्रदेश में वो परीक्षाएं बंद हुई तो फिर उस दौर में फिर दूसरा जो क्षेत्र दिखाई दिया, वो उसमें हमें लगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जाके कुछ बेहतर किया जा सकता है। तब फिर हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और फिर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो एमए इन मास कम्युनिकेशन भी की। जी, तो आपने जैसा कि बताया कि आप पहले चाहते थे कि प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के आमजन की सेवा कर सकें, लेकिन आपको लगा कि जब ये परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं तो दूसरा माध्यम क्या हो सकता है। तो दूसरा माध्यम आपको पत्रकारिता या मीडिया दिखाई दिया। तो मीडिया में आपने किस तरह से और कब प्रवेश लिया। तो इंदौर में हमने शुरुआत में नव भारत, नव दुनिया, दैनिक भास्कर और सभी अखबारों में जो फ्री प्रेस सहित सभी अखबारों में जो जहाँ मौका मिलता था वहाँ हम काम करते थे और एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट काम कर रहे थे। मैं उसी समय लोकमत समाचार का इंदौर का ब्यूरो चीफ हो गया था और ये क्रम आगे बढ़ रहा था। उसी समय हमारा डिग्री भी पूरी नहीं हुई थी और ईटीवी के संस्थान ने एक परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन किया था। तो मध्य प्रदेश से उस समय हमारा सिलेक्शन ही हुआ था। उस समय मैं इकलौता ही था जो जिस समय उन्होंने 2004 में मार्च में हमने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद फिर एक तो आपकी ईटीवी में कहाँ पोस्टिंग हुई पहली। ईटीवी में एक बहुत अच्छी चीज़ हमें लगी थी, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई के बैकग्राउंड से था। तो ईटीवी में जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो लगभग किसी लोक सेवा आयोग की परीक्षा से कम नहीं था। पहले लिखित परीक्षा, फिर 5-6 लोगों का एक पूरा जो पैनल बनाने के बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद फिर सिलेक्शन। तो अच्छा लगा था कि उस समय हमारा जब सिलेक्शन हुआ तो हमें लगा कि आपको यूपीएससी वाली याद आई होगी फीलिंग कि हम सिविल सेवा का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जी, मैं मतलब तो शुरुआत तो वो ईटीवी में शुरुआत हैदराबाद से हुई थी, जहाँ उनका हेड ऑफिस है।
और वहाँ कॉपी एडिटर रिपोर्टर का एक डेजिग्नेशन वो दिया करते थे। तो वहाँ से एक नौकरी की शुरुआत हुई और 1 साल बाद ही हमें जो है हम बहुत अच्छी स्थिति में वहाँ पहुँचने लगे थे। और अगर हम ईटीवी में लगातार कंटिन्यू करते तो वहाँ हम बुलेटिन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर वाली लाइन में आगे बढ़ रहे थे। हालांकि ईटीवी में एक कल्चर था, वो जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो वो उसी सेम डेजिग्नेशन पे फील्ड में भेज दिया करते थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमें फिर वहाँ से भी वापस आना पड़ा हैदराबाद से। और एक बार फिर लगा कि जो है कुछ अपने प्रदेश में किया जाए। तो फिर हम एक बार फिर मध्य प्रदेश आए लौट के 2006 के बाद। और लेकिन हालांकि 2007 में फिर हम राजधानी भोपाल आ गए थे। फिर भोपाल से ही हमारा पत्रकारिता का दौर शुरू हो गया था एक। जी, तो जब आप राजधानी भोपाल आए तो यहाँ आपने किस संस्थान में अपनी सेवाएं देना आरंभ की? जब हम भोपाल आए तो शुरुआत में हम दैनिक जागरण से यहाँ जुड़े। ये कब की बात है? ये 2007 का हमने जो बताया, भोपाल हम जब आ गए थे भोपाल 2007 में। अब उसके पहले का भी हम आपको बता दें तो 2006 में हम जब वहाँ से आए तो उसके बाद हम वहाँ इंदौर में लेखन के साथ साथ एक पत्रकारिता संस्थान से भी जुड़ गए थे। और दोनों के साथ साथ जो है जो पुराना जो कुछ परीक्षाएं बाकी थीं उसमें भी 2 इंटरव्यू हमने फिर लोक सेवा आयोग के दिए थे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के। तो ये क्रम एक बहुत शॉर्ट में रहा। 2007 में फिर हमने यहाँ आके फिर दैनिक जागरण ज्वाइन कर लिया राजधानी आके। और दैनिक जागरण में 2007 से 2009 तक हमने लगभग यहाँ आपको क्या जिम्मेदारी मिली थी दैनिक जागरण में? यहाँ पे हम नगर संवाददाता के रूप में हम काम करते रहे और हर क्षेत्र में हमने काम किया यहाँ पे। चूँकि एक राजधानी में शुरुआत थी तो यहाँ का जो परिवेश है उसको समझना जानना। और राजधानी स्तर पे बहुत सारे संस्थान, राज्य स्तर के संस्थान होते हैं। मुख्यमंत्री या डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी से लेके सारे अधिकारी यहाँ रहते हैं। तो एक शुरुआत में हम एक दैनिक जागरण में हमने विविध तरह से काम किया और शहर को समझा जाना। और उसके बाद फिर हम दैनिक भास्कर चले गए थे। तो ये दैनिक भास्कर कब ज्वाइन किया आपने? हमने दैनिक भास्कर 2009 में ज्वाइन कर लिया था। और वहाँ कब तक रहे आप? वहाँ हमने लगभग 2 साल वहाँ रहे। और वहाँ हमने जिला प्रशासन और बहुत सारे अलग अलग उस क्षेत्र में काम किया, जो शहर के जो जितनी बीट्स होती हैं। और बहुत बड़ा एक हम आपको बता दें एक चीज़, ईटीवी में रहते हुए भी हमने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया था, जिसको लेकर कभी अच्छा लगता है कि एक पत्रकारिता के में रहते हुए कुछ कर पाए। उस समय जो है मध्य प्रदेश में उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी और सागर में एक मंत्री हरनाम सिंह राठौड़ जी मंत्री हुआ करते थे उनके मंत्रिमंडल में। और उस समय बंडा में एक उनका जो क्षेत्र था, विधानसभा क्षेत्र बंडा में, एक पुलिस की गोलीबारी में जो जनता कुछ मांग कर रही थी उसके खिलाफत में पुलिस ने गोली चला दी और उसमें 2 मासूम गरीब बच्चों की मौत हो गई थी। ईटीवी ने उस मुहिम को चलाने का जो जिम्मेदारी दी वो मुझे दी थी। और हम ईटीवी ने उसको लगातार उसको रोज़ आधा घंटे का एक एपिसोड की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं उसको कैरी किया मैंने उसको। और उसकी एक सफल परिणति तभी हुई जब हरनाम सिंह राठौर का इस्तीफा हो गया था और उन बच्चों को न्याय मिल गया था, उनके परिवारों को न्याय मिल गया था। तो एक ये बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई थी। उसी तरह कि आप चाहते थे कि लोगों की सेवा हो और जो पीड़ित हैं या जिनके साथ न्याय नहीं हुआ उनको आप न्याय दिला सकें, तो पत्रकारिता के जरिए मतलब एक उपलब्धि आपकी पहली हासिल हुई, आप पहली अच्छी उपलब्धि। और इसमें कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारी मिली हमें, जो थोड़ा सा हम पत्रकारिता के क्षेत्र में थोड़ा सा हम प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हुए बड़े थे आगे, तो थोड़ा सा जो समय जो गैप था, लेकिन उसमें जो अध्ययन का जो महत्व होता है, वो महत्व जो अध्ययन का जो आपको परिणाम मिलते हैं, जो आपकी नॉलेज होती है, जो नॉलेज बेस पे जो आप जितना आगे बढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं काम में आता है। और वो काम में ईटीवी से शुरू होके या उसके पहले भी जो हम काम कर रहे थे एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट, तब भी हम जो है संपादकीय भी लिख दिया करते थे या मतलब एडिटोरियल्स लिखा करते थे। तो वो कहीं ना कहीं वो काम में हमारे लगातार आता रहा। और उसके बाद जब हम दैनिक भास्कर में आए यहाँ 2009 में,
तो 2009 में भी हमें यहाँ पे हमने एक दिन एक सिंगल कॉलम एक खबर लगा दी, क्योंकि आजकल अखबारों का में जो है रेवेन्यू का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और रेवेन्यू के जो सोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं अखबार के ज़रिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए वो भी अपना फ़ायदा लेते हैं, और एक द्विपक्षीय व्यवहार होता है। तो यहाँ पे हम बहुत देखते थे कि फार्म हाउस वगैरह जो है इलीगली काटे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है समस्या लेके भी आते थे, लेकिन उनका निराकरण कुछ नहीं हो पाता था। तो एक दिन हमने एक सिंगल कॉलम खबर भास्कर में हमने लिख दी, एक ज़रूरत रहती है, और उन्होंने कहा कि एक सिंगल कॉलम कुछ दे दो। तो एक फार्म हाउस के जो विक्रेता थे उनसे संबंधित एक खबर थी, बहुत सिंगल कॉलम थी, जो थोड़ा उनके नेगेटिव में भी थी। सिंगल कॉलम खबर लगी, और सिंगल कॉलम खबर लगने का असर ये हुआ कि जो है फार्म हाउस विक्रेताओं ने दैनिक भास्कर को नोटिस दे दिया। उनको उन संज्ञान में बहुत कड़ी आपत्ति जाहिर कर दी, और उन्होंने कहा, और एक उसका सबसे जो गलत उन्होंने रवैया अख्तियार किया वो ये किया कि जो है भास्कर को छोड़ के बाकी सभी अखबारों में एक फ्रंट पेज पे एक एडवर्टाइजमेंट दिया, एक अपील की कि भास्कर और जिला प्रशासन मिलके जो है फार्म हाउस विक्रेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। अब चूंकि वो सिंगल कॉलम खबर थी, तो हमारे जो सिटी के इंचार्ज थे उनने भी कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने कोई, वो चली गई। फिर हमसे पूछताछ की गई कि अब क्या करोगे इसका। तो हमने उनकी चुनौती को स्वीकार किया, और हमने कहा कि ये चीज़ गलत है, हम इसके खिलाफ इनको निश्चित तौर से इनके खिलाफ जो लोगों की जो पीड़ा है और जो ये गलत काम कर रहे हैं उसको हम सामने लाएंगे। और उसके बाद वो करीब मार्च का महीना था। मार्च 2010 का बात होगी ये, और मार्च 2011 तक आते आते मैं भास्कर में था। मैंने सारी स्टोरीज लिखी, उस पर एक अलग से एक अगर चाहें तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैंने पूरी वो मुहिम चलाई और सही जानकारी दी लोगों को, और प्रशासन को भी अब हमने जो है उसके साथ शेयर किया कि जो गलत है वो गलत का विरोध होना चाहिए, गलत के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और प्रशासन ने भी हमारा सहयोग किया, क्योंकि वो गलत था। एक साल के बाद मध्य प्रदेश में वो सारी स्थितियां बन गई कि 10,000 लोगों को जो जानकारी नहीं रहती है कि कम से कम 10,000 वर्ग फीट से कम का कोई फार्म हाउस होता ही नहीं है। लोगों को यहाँ 1,000 वर्ग फीट पे देके जिसका ना कोई बटांकन होता था ना कुछ होता था, और उसका फ़ायदा फार्म हाउस विक्रेता ये उठाते थे कि एक ही जगह में कितने लोगों को रजिस्ट्री कर देते थे पता नहीं चलता था। बाद में वो सारे लोग आपस में झगड़ते रहते थे, क्योंकि वो अवैध था, पूरी तरह से इलीगल था। लेकिन उस एक साल का परिणाम ये मिला कि मध्य प्रदेश खासतौर से राजधानी के आसपास के सारे फार्म हाउस विक्रेताओं के जो स्ट्रक्चर थे वो गिरा दिए गए, और एक प्रतिबंध लगा दिया गया, और फार्म हाउस जैसे इलीगल एक्टिविटी पर रोक लग गई थी। तो ये आपकी दूसरी बड़ी उपलब्धि रही है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भले ही मैं थोड़ा सा देर में एंटर कर पाया प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हुए, लेकिन जब आया और जो काम किया उसका जो परिणाम मिला वो सुकून देने वाला था जी। वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ था, और वो जो हमने जो सोचा था वो कहीं ना कहीं हमें उस तरह की संतुष्टि प्रदान कर रहा था। जी, तो भास्कर के बाद फिर आपका आगे का पड़ाव क्या रहा? भास्कर के बाद फिर जो है, चूँकि अब गति हमारे नॉलेज और उस उपलब्धियों से तय हो रही थी, फिर मैं बहुत जल्दी जो है पत्रिका मध्य प्रदेश में राजस्थान पत्रिका का आगमन हो चुका था, और राजस्थान पत्रिका में एक अच्छी पत्रकारिता भी हो रही थी, जो निश्चित तौर से सामाजिक सरोकारों के साथ साथ जो सरकार को आईना दिखाने वाली पत्रकारिता कर रहे हैं। तो उस समय उसमें राजस्थान पत्रिका का नाम लिया जाता था। तो फिर मैं भास्कर के बाद राजस्थान पत्रिका के ब्यूरो में चला गया, और स्टेट ब्यूरो में मैं वहाँ सीनियर करेस्पॉन्डेंट के नाते वहाँ पे काम मैंने शुरुआत कर दी। और वहाँ पे फिर मुझे जो है पॉलिटिकल बीट दे दी गई। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, और भाजपा का जो पॉलिटिकल संवाददाता के रूप में हमें वो एक नई जिम्मेदारी मिली। उसको भी हमने चुनौतीपूर्ण लिया, और उसमें भी निश्चित तौर से हमें लगा कि हम बेहतर काम कर पाए।
हम आपको बता दें, दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हुए उसमें। एक तो मध्य प्रदेश में दो कांग्रेस विधायकों का जो बर्खास्त किया था मध्य प्रदेश में, एक सदन में जो है उनका गर्भगृह में उनकी जो एक्टिविटीज़ को देखते हुए, उस समय ईश्वर दास रोहानी जी विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनके सदन में जो विरोध का जो उनका तरीका था उसके आधार पे इन्होंने एक कोई आरोप लगाया था, उसके आधार पे उनकी बर्खास्तगी की गई थी। तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष उस समय मध्य प्रदेश के प्रभात झा जी हुआ करते थे, और एक दिन वो टीवी चैनल्स के साथ बात भी कर रहे थे, हम भी वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि सरकार जो है संगठन के अनुसार फैसले लेती है, इस तरह की बात चर्चा चल रही थी। तो चूँकि मैं वाकिफ़ था कि जो है जब मैं लिखूँगा तो कोई चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, और मैंने उनसे पूछा भी कि जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं इसको मैं भी लिख सकता हूँ, तो उन्होंने जो है उस समय सहमति जताई, क्योंकि वो बोल ही रहे थे, उसमें कोई ऐसा कुछ उन्हें नहीं लग रहा था कि बहुत हम कुछ गलत बोल रहे हैं। तो फिर मैंने उसको लिखा, हालांकि मैंने उसमें सावधानी भी बरती कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन हमारे मित्रों से हमने कहा कि इसकी एक वाइट नहीं, वो उसकी पूरा जो क्लिप है, वीडियो क्लिप है, वो हमें आप उपलब्ध करा दो। तो उन्होंने हमें वो उपलब्ध करा दी थी। फिर हमने वो लिखा कि सत्ता के संगठन के इशारे पर फैसले ले रही है सरकार, इस तरह का एक लिखा, और उसी के आधार पर लिखा कि इसके आधार पर जो है इनको बर्खास्त किया गया है। तो फिर वो दूसरे दिन वो विधानसभा में जो है उसमें कोहराम मचा। फाइनली जो है फिर वो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा हमने ऐसा नहीं किया, खंडन करने लगे वो। और तो हमारे संपादक का भी हमारे जब हमसे पूछा तो हमने उनको पूरा वो बता दिया, पूरा उनको दे दिया, प्रमाण भी दे दिया। तो हालांकि बाद में फिर वो कल्पना पलुलेकर और उनकी बहाली भी हुई, लेकिन ये एक लगा कि एक इम्पैक्ट जो होना चाहिए वो हो रहा है। इसके बाद एक दूसरा दो हम आपको बताएं पॉलिटिकल, उसमें एक बार नितिन गडकरी जब वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के, और वो मध्य प्रदेश आए, और एक कोई युवा उत्सव शायद विवेकानंद जी का जिक्र हो रहा था, रविंद्र भवन में कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, और उसमें उन्होंने उसी अपने एक सामान्य तौर पे ही पहले दाऊद का उदाहरण दिया, फिर विवेकानंद जी का उदाहरण दिया। तो उसमें हमने एक स्टोरी उसमें बनाई कि जो है विवेकानंद की तुलना दाऊद से। अब गडकरी जी जो हैं वो नेता तो राष्ट्रीय स्तर के हैं, अच्छे हैं, लेकिन मीडिया से वो उनका कुछ जो है सामंजस्य कुछ ठीक नहीं रहा। बाहर भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने मीडिया के साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया। जब वो स्टोरी छपी दूसरे दिन तो फिर वो नेशनल इशू बना। हालांकि गडकरी जी भी बहुत आसानी से उसमें स्वीकार करने को तैयार नहीं, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे, खेद व्यक्त करने को तैयार नहीं थे। फिर वो इशू थोड़ा सा बढ़ा, 2-3 दिन लगातार चलता रहा राष्ट्रीय स्तर पर, तब उन पर दबाव आया तो उन्होंने अपनी तरह से खेद भी व्यक्त किया। तो एक इम्पैक्ट समझ में आया कि लगता कि ऐसा जो सामाजिक सरोकार है पत्रकारिता का वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। जी, तो उसके आगे फिर आपका नेक्स्ट आप कहाँ रहे? और पत्रिका के बाद फिर हमने एक कोशिश की, लेकिन हालांकि वो कोशिश सफल नहीं हुई, क्योंकि एक हमारा जो पत्रकारिता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में जो हमारे तेवर रहते हैं वो कहीं ना कहीं खुद का काम करने से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, क्योंकि खुद का काम रेवेन्यू से रिलेटेड रहता है। और रेवेन्यू वो जो पत्रकारिता, जो अच्छी पत्रकारिता करने की स्थिति में अगर आप हैं तो उसके बाद आप उन स्थितियों से तालमेल बैठा पाना आपके लिए संभव नहीं होता है। और हमने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई। एक पत्रिका का हमने संपादन किया था, जिस सन विजन के नाम से पत्रिका का संपादन किया था, और उसके बाद फिर एक भोपाल इंदौर से निकलने वाले अखबार से जुड़ गए, एलन स्टार से, जो एलन सिटी ग्रुप बहुत मध्य प्रदेश का है, वो निकाल रहे थे। हालांकि फिर हम बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, और फिर स्वराज एक्सप्रेस नेशनल चैनल से जुड़ गए। स्वराज एक्सप्रेस नेशनल चैनल जो 2018 का विधानसभा चुनाव था
वो पूरा हमने उस समय वहाँ उनके साथ ही फिर आगे की यात्रा जारी रखी और 2018 सितंबर तक हम उनके यहाँ रहे। उसके बाद फिर एक एशियन भारत की शुरुआत यहाँ से हुई थी। उसमें हम स्टेट हेड के तौर पर हमने कुछ समय उनसे भी जुड़े रहे और वर्तमान में फिर हम एलन स्टार में संपादक के रूप में काम कर रहे हैं। जी, तो इस दौरान आपके काम का बहुत ज़्यादा आकलन भी हुआ, प्रशंसा हुई और बहुत सारे आपने पुरस्कार और सम्मान जीते। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किन किन सम्मानों से आपको नवाजा गया। देखिए, सम्मान तो बहुत मिलते रहे और सबसे बड़ा सम्मान तो होता है कि जब किसी व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है कि आपके करने से हमें इतना राहत मिल गई है, तो वो एक सबसे बड़ा सम्मान होता है। हालांकि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हम माधवराव सप्रे संग्रहालय का राज्य स्तरीय पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए हमें दिया गया। उसके बाद हमें विधानसभा में बेहतर रिपोर्टिंग करने के लिए विधानसभा का पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय क्षेत्र जो का पुरस्कार, विद्यापीठ का पुरस्कार हमें दिया गया, जिसमें मतलब हमें लगता कि उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मैं पत्रिका में उस समय था और उस समय मध्य प्रदेश के बहुत बड़े और हमसे बहुत ज़्यादा समय से काम करने वाले पत्रकारों को हमारे साथ सम्मानित किया गया था। तो एक कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है, कोई भी सम्मान मिलता है तो संतुष्टि मिलती है और वो संतुष्टि हमें भी मिली। उसके अलावा और भी कई पुरस्कार मिले, युगल बिहारी अग्निहोत्री एक पुरस्कार मिला और भी सम्मान जगह जगह मिले। तो एक सिलसिला है, एक सम्मान का एक सो ठीक है, अच्छा लगता है। इसके बाद हमने जाना कि आपकी एक पुस्तक भी आपने प्रकाशित की और जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के ऊपर केंद्रित थी, जिसमें आपने उनके बहुत सारे पहलुओं को समेटा है, जिसमें कि उनके सामाजिक सरोकारों को भी आपने शामिल किया है, शासन प्रशासन को शामिल किया है, आपने उनकी बहुत सारी योजनाओं को उसमें शामिल किया है, साथ ही आपने विरोधियों के साथ उनके कैसे संबंध रहे उसको भी आपने शायद शामिल किया है। काफ़ी सारे पहलुओं को आपने उसमें समाहित किया है और करीब करीब 310 पृष्ठों की आप एक ने किताब लिखी है। तो वो किताब एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए रविंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी सबसे पहला जो पुस्तक है, 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं मेरी। पहली जो हमारी पुस्तक है वो हमारा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, वो जीवन राग के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो चूँकि मैं लेखन के साथ साथ जो है काव्य लेखन का काम भी शुरुआत से ही कर रहा था, तो मेरा पहला जो पुस्तक है वो जीवन राग काव्य संग्रह है। उसको लेकर भी उसके बाद जो है उसका प्रकाशन हमारा 2018 में हुआ था, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा थे। विधानसभा में ही हमने विमोचन एक सादे से उसमें आयोजन में उसका विमोचन करवाया था। तो इस पुस्तक में किस तरह का संकलन है, किस तरह की कविताएं या किस तरह का आपने लेखन किया है? उस पुस्तक में भी जो है कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकारों से जुड़े एक पहलू हैं। कुछ जो है ये उसमें ये कुछ जो है ऐसे दर्शाते हैं, जैसे कि मैं आपको एक पत्रकारिता, चूँकि पत्रकार हूँ, पत्रकारिता से जुड़ गया था, तो पत्रकारिता से जुड़े जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं उद्वेलित करती रहीं, जो घटनाएं होती हैं समाज में उनको लेके भी। तो जैसे मैं आपको बता दूं, जब मैं ईटीवी में हुआ करता था 2004-05 में सुनामी एक बहुत बड़ा तांडव आया था, जिसने भारत के दक्षिणी तटों को भी बहुत प्रभावित किया था और सैकड़ों लोगों की उसमें मौत हुई थी। वो तो ठीक है, बहुत सारे परिवार अनाथ हो गए थे, बहुत सारे परिवारों के कुछ सदस्य बिछड़ गए थे और जो भौतिक जो ढांचा है वो तो पूरा चरमरा गया था। उस समय हमने एक कविता लिखी थी। अब उसको अभी मैं आपको पूरा शब्दों के साथ तो नहीं बयां कर सकता, लेकिन उसका ये पूरा जो निहितार्थ था, जो सारांश था, जो पूरा एक कंक्लूजन था, वो यही था कि हम लोग कितनी गलतफहमी में जीते रहते हैं और भौतिक प्रगति को अपना माध्यम बना लेते हैं
और प्रकृति के सामने ये भौतिक जो अपना उपलब्धियां हैं, भौतिक जो चाहे विज्ञान हो चाहे कुछ भी हो, ये सब कितना मिनटों में चकनाचूर हो जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता और त्राही त्राही मच जाता है। चाहे गाड़ी बंगला हो, कार हो या वैज्ञानिक केंद्र हो या कुछ भी हो, चाहे टेलीफोन वायर हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा तांडव वो देखा था। हम लगातार अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थे और हम हर पल देख रहे थे उसको, लोगों का रुदन देख रहे थे। तो वो उसका सार यही था कि ये सब व्यर्थ है और गीता का जो ज्ञान है आत्मा को लेके सत्य है तो वही है जी। तो उसके बाद आपकी दूसरी पुस्तक द बिगेस्ट अचीवर आई। तो ये पुस्तक के बारे में मैंने आपसे पहले प्रश्न किया था कि ये किस तरह की पुस्तक है, क्या ये भी कोई आपके समाचारों का संकलन है या कुछ और आपने इसमें लिखा है? एक्चुअली ये हमारी ये जो पुस्तक है वो एक, हम रोज़ एक आर्टिकल लिखते हैं, संपादक के तौर पे भी आप मान लें, से किसी भी तरह से मान लें। एक हमारा उद्देश्य ये है कि पत्रकार के तौर पर और पत्रकारिता को आप जी रहे हैं तो कम से कम लेखन का आपका अभ्यास रहना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पर कहें या प्रदेश के स्तर पर कहें, ऐसे गिने चुने लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि पत्रकारिता में तो रोज़ की खबरें लिखना एक आम बात हो जाती है, एक हैबिट में आ जाता है, लेकिन लेखक के बतौर बहुत कम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं। तो हमने ये एक उद्देश्य तय किया कि अब एक लेखक के तौर पर एक कुछ किया जाए। हालांकि ये पुस्तक हमारे जो रोज़ के आर्टिकल्स हैं वो 98 आर्टिकल्स का एक कलेक्शन कह सकते हैं आप इसको, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश में हम जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इस किताब का नाम है द बिगेस्ट अचीवर शिवराज। सामान्य तौर पर जब मैं इस नाम को लेकर सोच रहा था तो हमें प्रतिक्रियाएं भी वैसे ही मिली कि जैसे अगर आप ये शीर्षक रखेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये शिवराज 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 गुणगान वाली किताब। तो चूँकि एक अच्छा एक कोट है कि एक उसका इंग्लिश कोट है, उसका हिंदी मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी पुस्तक को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए, आपको उसके अंदर झांकना चाहिए तब एक फैसले पर पहुंचना चाहिए। लेकिन एक विडंबना ये भी है कि लोग सिर्फ पुस्तक के कवर पेज पर झांकने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं शुरू कर देते हैं। हालांकि एक पत्रकार के तौर पर हमने शीर्षक इसलिए इसको लिया द बिगेस्ट अचीवर शिवराज, ताकि देखिए शिवराज, इस जो शीर्षक का जो निहितार्थ है इस पुस्तक से वो सिर्फ इतना सा है कि शिवराज सिंह चौहान एक मध्यम वर्गीय परिवार से आके, बल्कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, एक किसान परिवार से आगे बढ़ के और इस मुकाम तक पहुँचे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और जिन्होंने जिस समय संघर्ष किया उस समय सत्ता के विपरीत धारा में संघर्ष किया। उस समय संघ और भाजपा को तो कोई समझता नहीं था, कांग्रेस की सरकारें थीं और उसमें उनको उसका प्रतिक्रियाएं भी उन्होंने पूरी तरह से भोगी। लेकिन एक अगर बालक एक व्यक्ति अपना जो है निम्न मध्यम वर्गीय नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आके अपनी एक विचारधारा पर दृढ़ होता है तो वो कितनी उपलब्धियां हासिल करता है, ये द बिगेस्ट अचीवर इस नाम से थी। और इसका मुख्य मतलब ये था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, मेरा जो मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है भाषाई आधार पर 1956 में हुआ, 1 नवंबर 1956, और 1 नवंबर 1956 से अब हम 2023 में बैठे यहाँ बात कर रहे हैं और 1 नवंबर 1956 से लेके लगभग 2000 तक कुछ समय के लिए 1-2 साल के लिए कुछ सरकारें आती गई दूसरी, लेकिन ज़्यादातर समय कांग्रेस का ही रहा। लेकिन कांग्रेस में भले ही बहुत बड़े बड़े लोग रहे, बड़े बड़े नेता रहे, अर्जुन सिंह को चाणक्य कहा जाता है, दिग्विजय सिंह भी 10 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जब 2005 में शिवराज ने अपनी पारी शुरू की मुख्यमंत्री के बतौर, और उसके पहले वो 5 बार सांसद रह चुके थे, तो जब उन्होंने लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे तो वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उनकी चौथी पारी जो 2020 में 23 मार्च 2020 को शुरू हुई, तो 23 मार्च 2022 को वो 15 साल 17 दिन के लगभग मुख्यमंत्री रह चुके थे। और वो एक आंकड़ा ऐसा था कि वो भाजपा के
सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले देश में मुख्यमंत्री बन चुके थे, और वो उस नाते हम उनको एक एज ए बिगेस्ट अचीवर हमने उनको देखा। और इस द बिगेस्ट अचीवर शीर्षक का मतलब सिर्फ इतना सा है। बाकी जो 89 आर्टिकल्स हैं, 98 आर्टिकल्स हैं, उसमें हमने वो 2 आर्टिकल भी शामिल किए हैं जो 2018 से पहले के हमारे लिखे हुए थे, और उसमें साफ साफ हमने प्रेडिक्ट किया था कि इस समय कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा बेहतर है, हवा कांग्रेस की है और शिवराज के हाथ में निराशा आने की संभावना है। हालांकि 109 114 सीट का आंकड़ा था, और फिर जब ये 23 मार्च 2020 को चौथी बार जब मुख्यमंत्री बने तो ये मध्य प्रदेश के भी इकलौते व्यक्ति हो गए जो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बना। लगातार तो नहीं, बीच में गैप हो गया था 15 महीने का, लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले भी वो व्यक्ति थे। तो हमारा मानना ये है कि जब इतने चाणक्य और इतने दिग्गज नेता कांग्रेस में रहे, वो भी इस स्थिति में वो राजे रजवाड़ों से भी थे, वो बड़े बड़े पॉलिटिकल घरानों से भी थे, और एक लगातार सत्ता में रही कांग्रेस, उसमें भी वो इस स्थिति में नहीं पहुंच पाए थे। तो ऐसे में एक जो किसान परिवार का, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का, और जो जिस समय सत्ता में कांग्रेस थी उस समय विपरीत विचारधारा से जुड़ के अगर एक व्यक्ति इतनी उपलब्धि हासिल करता है तो निश्चित तौर से पत्रकार के तौर पर भी हमें उसकी उस उपलब्धि को अप्रिशिएट करना चाहिए जी। और ये इतिहास बन गया था, तो उस नाते हमने उस किताब का शीर्षक द बिगेस्ट अचीवर शिवराज रखा। लेकिन इसमें जो आप देखेंगे इस किताब में जो कि आपने चर्चा की कि इसमें क्या क्या है, तो हम आपको बता दें कि इसमें शिवराज के इर्द गिर्द जो हमारे आर्टिकल्स थे वो तो हैं ही, लेकिन इसमें 2 साल का पूरा दस्तावेज है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 23 मार्च 2020 से 23 मार्च 2022 तक का, ये इसी बीच के हमारे ये सारे आर्टिकल्स हैं। और शिवराज को बिगेस्ट अचीवर के रूप में जो हमने खुद ही जो भूमिका और प्रस्तावना के रूप में जो हमने लिखा है, सिर्फ वो ही एक अलग से एक सामग्री है जो पाठकों को हमारे इस पुस्तक को जस्टिफाई करने के लिए लिखी गई। बाकी जो 98 आर्टिकल्स हैं उसमें आपको कोरोना की 3 लहरें, उससे जूझ रहे लोगों की स्थितियां भी आपको बेचैन कर सकती हैं, आपको पीड़ा दे सकती हैं। दूसरा, जो राजनीति का जो स्तर है, जो उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश में, 22 उपचुनाव हुए, 28 उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव हुए, फिर 1 उपचुनाव हुए। ये जो उपचुनाव हुए इस दौरान जो मध्य प्रदेश में जो राजनीति का स्तर में जो गिरावट आई है वो आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगी कि किस तरह जो है माहौल बदल गया है, किस तरह राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से जो है व्यक्तिक स्तर पर तो आ गया, वो तो अलग बात है, जो अपशब्दों तक पहुंच गया है, शाब्दिक स्तर भी बहुत नीचे चला गया, सब तरह से नीचे गिर गया, वो भी आपको इसमें मिलेगा। आपको इसमें जो मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी 2020 में, जो कांग्रेस को गिरा के भाजपा ने सरकार बनाई, कांग्रेस के लोग भाजपा में आए और भाजपा की सरकार बनी। उसके बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार या जो जिस तरह से राज्यसभाओं के उपचुनाव हुए, जो पुनर्गठन करके लोगों को जो ऑब्लाइज किया गया, जो नहीं जीत पाए चुनाव उनको भी ऑब्लाइज किया गया, वो सारे परिदृश्य इसमें दिखेंगे। अगर आज से आप जो है कभी भी इसको कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा कुछ सालों बाद, तो ये 2 साल के मध्य प्रदेश को पूरी तरह से वो एक तरह का दस्तावेज बना दिया आपने जी देख सकेगा। ठीक है, तो कौशल जी, आज आपसे बहुत लंबी चर्चा हुई और विस्तृत चर्चा हुई, और पत्रकारिता के आपके बहुत सारे पहलुओं को हमें जानने को मिला, और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी आनंद आया होगा और उनको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली होंगी जो बतौर पत्रकार ही कोई व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन एक आम दर्शक या आम जो कहना चाहिए कि आपका जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है समाचार पत्रों को, जो टेबल की दूसरी तरफ होता है, उसको उतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती कि बिहाइंड द सीन क्या कुछ होता है। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं।